हेलो एंड वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है एंड एज प्रॉमिस्ड मैं डेट फंड्स की सीरीज में दूसरा वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डेट फंड्स में कितने टाइप के रिस्क होते हैं, कितने टाइप के डेट फंड्स होते हैं, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बेस्ट डेट फंड्स पिक कैसे करते हैं और आपके गोल के हिसाब से आपको कौन से टाइप के डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाला है पार्ट 3 में। उसमें हिमांशु अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सारे प्रोसेस आपको करके बताएंगे जिनकी मदद से आप बेस्ट फंड पे पहुंच सकते हो। और अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है डेट फंड्स का, तो आप जानते हो कि हिमांशु इज एन IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन एंड डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डेट फंड्स की बात कर रहे हैं और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को डिस्कस नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? काफी सारे लोगों का उसमें पैसा अटका हुआ है। 2 लाख तो मेरे ही अटके हुए हैं यार। तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे और ये भी जान लेंगे कि वो कौन से टाइप का रिस्क था। सबसे पहला रिस्क है डेट फंड्स में क्रेडिट रिस्क। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने मुझे लोन दिया 1 लाख रुपए का 8% के इंटरेस्ट से पूरे 1 साल की ड्यूरेशन के लिए। 2-3 महीने में आपको आराम से EMI पे करता गया, बट फाइनली मैं बैंकक्रप्ट हो जाता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ हाथ जोड़ के ये बोलने कि भाई साहब मैं आपका पैसा अब नहीं चुका सकता, मेरी जेब में चवन्नी भी नहीं है, चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लो। तो ये हो गया क्रेडिट रिस्क। आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, वो है तो एक लोन ही जो आपने कंपनी को दिया है, बट लोन की मैच्योरिटी से पहले ही अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है और आपका पैसा नहीं चुका पाती, तो वो हो गया क्रेडिट रिस्क। हो सकता है कि आप मेरे बारे में ये रिसर्च नहीं कर पाते कि मेरी पेइंग कैपेसिटी कितनी है और क्या मैं फ्यूचर में आराम से आपका पैसा पे कर भी सकता हूं कि नहीं, बट थैंकफुली बॉन्ड्स के केस में और डेट फंड्स के केस में ये पता लगाना बहुत ईजी है। इसको डील करने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं कंट्री में, क्रिसिल इज वन ऑफ देम। तो क्रिसिल हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है गवर्नमेंट का बॉन्ड, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है किसी कंपनी का बॉन्ड, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट इज एनी थिंग जिसमें आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसे डाल रहा है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्रिसिल रेट करती है, AAA, AA, B etc। तो क्रिसिल के हिसाब से अगर किसी एंटिटी का पैसा पे बैक करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर उसका डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, तो उसे AAA रेटिंग करते हैं। एंड सिमिलरली दिस गोज डाउन टिल D। तो इस जो क्रेडिट रिस्क है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है। क्रिसिल की क्रेडिट रिस्क रेटिंग आप देख लो। अगला आता है लिक्विडिटी रिस्क। ये वो वाला रिस्क है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 डेट फंड्स बंद हो गए। इसके लिए भी पुराने वाले एग्जांपल से समझते हैं। आपने मुझे 1 लाख का लोन दिया 8% के इंटरेस्ट से पूरे 1 साल की मैच्योरिटी के लिए। 3 महीने तक मैं आपको EMI पे कर रहा हूं, चौथे महीने आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है और इस बार आप मेरे पास आ रहे हो ये बोलने कि यार मनदीप, मैंने तुम्हें लोन तो 1 साल का दिया था, पर मुझे मेरा पूरा पैसा तुम अभी वापस कर दो, मैं वेट नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा यार ऐसे कैसे इंसान हो यार आप। एंड इसी रीजन से अभी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 फंड क्लोज हुए हैं, वो एग्जैक्टली इसी रीजन से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जहां इन्वेस्ट किया था, काफी सारे उनके जो इन्वेस्टमेंट थे, जैसे वोडाफोन हो गया, वोडाफोन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी थी, तो उनके पास इनफ कैश लिक्विडिटी नहीं थी देने के लिए। तो उनके पास, और बिकॉज वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड था, तो उनके पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थे लोगों के, राइट। एंड कोरोना की वजह से लोग बहुत ही रिस्क अवर्स हो गए और वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने लग गए। तो जैसे ही रिडेम्पशन का लोड इतना ज्यादा बढ़ गया और उनके पास लिक्विडिटी का कोई तरीका नहीं था, उन्होंने फंड बंद कर दिया। ये फंड बंद कर दिए इसलिए क्योंकि अगर वो फंड बंद नहीं करते तो उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में अपने इंस्ट्रूमेंट्स बेच के आपको पैसा देना पड़ता, जो और कम रिटर्न करता। तो बंद करना सही डिसीजन था, बट अब आपका पैसा बहुत टाइम तक अटक गया। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अब लोगों के लिए तो बहुत इजी है, अपनी ऐप में जाओ और बोलो कि मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, बट वो डेट फंड मैनेजर आपका पैसा कहां से देगा, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज उसको टाइम से पहले पैसा वापस नहीं लौटा सकती। आप लोन की मैच्योरिटी से पहले अपना पूरा पैसा किसी से वापस नहीं मांग सकते।
बट इसका एक सॉल्यूशन जरूर है अगर आपको टाइम से पहले अपना पैसा चाहिए, पर वो भी हर सिनेरियो में इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने डिसाइड किया कि फंड को बंद कर देना चाहिए और जब वो मैच्योर हो जाएगा तब आप सभी लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा। तो अब ये समझ लेते हैं कि टाइम से पहले लेने का क्या ऑप्शन है और उसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व है। उस रिस्क को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, आपने किसी भी कंपनी का अगर बॉन्ड खरीदा है तो वो बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है, जस्ट लाइक शेयर्स। मैं कभी भी शेयर्स खरीद सकता हूं, कभी भी शेयर बेच सकता हूं। सिमिलरली आपने अगर बॉन्ड खरीदा हुआ है और आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहते तो आप किसी दूसरे इंसान को भी वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। अब वो किस प्राइस पे बेचोगे वो डिपेंड करता है मार्केट में चल रहे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। 1 लाख के बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा 8% की इंटरेस्ट रेट पे। तीसरे महीने ही आपके पास एक न्यूज आती है। वो न्यूज ये है कि अब कोई भी कंपनी अपना नया बॉन्ड 8% पे इशू नहीं कर रही है। अब जो नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो 6% पे इशू हो रहे हैं। तो आप अपने आप को कितना लकी फील करोगे कि यार 2 महीने पहले मैंने बॉन्ड ले लिया था, मैं 8% कमा रहा हूं और आज पूरी दुनिया 6% कमा रही है। तो जरा सोचो, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर बोलो कि मुझे मेरा ये वाला बॉन्ड बेचना है 8% वाला, तो बहुत सारे बायर्स मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगे जो नए बॉन्ड 6% वाले नहीं खरीदना चाहते, वो आपसे आपका 8% वाला बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके बॉन्ड की डिमांड ऊपर गई उसका प्राइस भी ऊपर हो गया। तो ये आप टिपिकली उन फंड्स में देखेंगे जिनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल। तो जो गिल्ट फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क से। जब तक इंटरेस्ट रेट गिरता जाएगा गिल्ड फंड्स का रिटर्न बढ़ता जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गए या बढ़ने लग गए तो गिल्ड फंड्स का रिटर्न या तो बहुत कम हो जाएगा या नेगेटिव भी हो सकता है। इसका उल्टा भी एकदम ट्रू है। अगर उस बॉन्ड की डिमांड एकदम से गिरने लग जाए तो आपके बॉन्ड का प्राइस सेकेंडरी मार्केट में गिरने लग जाएगा। इसका क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल उल्टा। अगर मार्केट में आपके पास 2 महीने बाद न्यूज आती है कि अब जो नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो 8% पे नहीं, वो 10% पे इशू हो रहे हैं, तो अब पूरा मार्केट आपके बॉन्ड की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप 8% वाला बॉन्ड लेकर बैठे हो और मार्केट में अगर नया बॉन्ड इशू हो रहा है वो 10% पे हो रहा है, तो लोग तो अपना पैसा वहीं डालेंगे। तो अब आपको मजबूरी में अपना बॉन्ड अगर सेकेंडरी मार्केट में बेचना भी पड़ेगा तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा और आपको हो जाएगा लॉस। इसीलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के मैनेजर्स ने यह डिसाइड किया कि हम डिस्काउंट में अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचेंगे। इससे तो बेटर है कि हम फंड को बंद कर देते हैं और मैच्योरिटी होने के बाद जब पैसा आएगा तो लोगों में बांट देंगे। तो एक अच्छे फंड मैनेजर का ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। वो बॉन्ड को ऐसे टाइम पर खरीदता है जब इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हो और वो उसको होल्ड करता है। वो तब तक होल्ड करता है जब तक मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर नहीं जाते। फिर जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वो उन बॉन्ड्स को ज्यादा दाम में बेचकर ज्यादा रिटर्न कमा लेता है कम समय में। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा कि हिमांशु के डेट इन्वेस्टमेंट्स में 10 से 12% का रिटर्न कैसे मिल पाता है उनको। तो ये एग्जांपल हिमांशु ने ही आपके लिए बनाया है। इसमें हम समझते हैं कि पर्सन ए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा तो क्या होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस हमने रखा है 1 लाख रुपए, कूपन रेट उस पर एज्यूम किया है 8%। कूपन रेट वही होता है जो उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला होता है और मैच्योरिटी रखी है 2 साल। अब इसमें आपको ये रेड कलर की लाइन पे फोकस करना है जिसमें लिखा है बॉन्ड इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न्ड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब यह हुआ कि ईएमआई के जरिए आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। हर 1 साल बाद उसका जो कूपन रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा और जब बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो बॉन्ड का प्रिंसिपल वैल्यू भी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे काम करते हैं। अब ए ने ये बॉन्ड खरीद लिया, कूपन रेट थी 8% और 1 साल बाद उसको ये न्यूज मिलती है कि इंटरेस्ट रेट अब गिर चुकी है और अब मार्केट में नए बॉन्ड 5% पे इशू हो रहे हैं। तो ए ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये बॉन्ड बी को बेच देता हूं क्योंकि इस वाले बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में बढ़ चुकी होगी। तो जब ए ने बी को बेचा तो ए के रिटर्न्स कैसे रहे वो हम देखते हैं। ए ने बॉन्ड खरीदा था 1 लाख रुपए में, ए ने बॉन्ड बेचा मान लीजिए 1,02,000 रुपए में और 1 साल बाद बेचा तो ए को इंटरेस्ट भी पूरा 8,000 मिल चुका होगा 8% के हिसाब से। तो ए को टोटल कितना पैसा मिला? 8,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए। तो उसका रिटर्न हो गया 10%। आप यहाँ पे देख सकते हो कूपन रेट था 8% बट ए के जो टोटल रिटर्न्स बने वो बन गए 10%। अब ये तो हो गया ए का फायदा। अभी बी ए से क्यों बॉन्ड खरीदेगा जिससे कि उसका भी उसमें फायदा हो जाए, तो वो देखते हैं। बी ने बॉन्ड खरीदा 1,02,000 रुपए में, कूपन रेट तो 8% ही है और 1 साल तक अब बी उसको होल्ड करेगा। तो बी को भी 1 साल होल्ड करने का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और 1 साल बाद बॉन्ड मैच्योर भी हो रहा है। तो 1 साल बाद बॉन्ड का जो प्रिंसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपए का वो भी बी को मिल जाएगा।
तो बी के रिटर्न्स कुछ ऐसे रहे। बी का टोटल इन्वेस्टमेंट था 1,02,000 रुपए, उसका प्रिंसिपल रिटर्न जो उसको मिला वो था 1,00,000 रुपए, और उसको 1 साल तक बॉन्ड रखने का जो इंटरेस्ट मिला वो था 8,000 रुपए। तो उसको टोटल स्पेंड करना पड़ा 1,02,000 रुपए, और टोटल उसको मिल गया 1,08,000 रुपए। तो बीच में से प्रॉफिट बना 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए डिवाइडेड बाई 1,02,000 रुपए बनता है 5.9% का रिटर्न। अब आप सोचो कि अगर बी ये बॉन्ड ए से ना खरीदता और मार्केट में 5% के हिसाब से नया बॉन्ड खरीदा तो उसका रिटर्न बनता 5%। बट यहां पर उसने ए से पुराना बॉन्ड खरीदा जो कि 8% का था, और इस तरीके से उसने अपना रिटर्न बना लिया 5.9%। इसमें ज्यादा फायदा तो ऑफकोर्स ए का ही हो रहा है, क्योंकि उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है। और वही आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई बॉन्ड खरीद रखा है और बाद में नए बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा भाव पर बेचकर अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 तरह के रिस्क होते हैं डेट फंड्स में। अब जानते हैं डेट फंड्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है लिक्विड फंड। इसके बारे में मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। तो ये जनरली लोएस्ट रिस्क डेट फंड होते हैं और काफी लोग इसको अपना बैंक का रिप्लेसमेंट भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बैंक में 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलता है और आप लिक्विड फंड में रखते हो तो आपको 7 से 8% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एंड एज द नेम सजेस्ट, आपको जब पैसा चाहिए आप तब निकाल सकते हो। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और पैसा आपके फंड से बैंक में शिफ्ट हो जाएगा। फ्रैंकलिन के इशू के बाद सारे ही म्यूचुअल फंड्स बहुत ही कॉशियस होके बहुत ही हाई रेटेड सिक्योरिटीज में ही पैसा डाल रहे हैं, और जितना आप अपना फंड का सिक्योरिटी कंपोनेंट बढ़ाते हो उतना ही आपका रिटर्न कंपोनेंट ऑफ कोर्स कम होता जाता है। तो अभी आपको लिक्विड फंड्स में बहुत ज्यादा 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है, बट इन जनरल मेरा प्री कोविड जो एक्सपीरियंस रहा है, लिक्विड फंड्स में मुझे 7 से 8% का रिटर्न मिलता था, बट अभी कोविड के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। फिर हो गया आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड इन्वेस्ट करते हैं 3 से 6 महीने के इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर हो गया शॉर्ट टर्म बॉन्ड। शॉर्ट टर्म बॉन्ड करते हैं अराउंड 1 साल तक इंस्ट्रूमेंट में। फिर हो गया मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म उससे भी ज्यादा। तो ये हो गया आपके ब्रॉड फंड टाइप्स, जस्ट किस बेसिस पे कि वो कितने लंबे मेच्योरिटीज पे इन्वेस्ट करते हैं। अब एक और दूसरा लेंस भी है कि वो किस टाइप के मेच्योरिटी, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहलाएंगे गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। उसमें सेबी की गाइडलाइन होती है कि आपको कम से कम 80% तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना है। इसमें आपको फायदा क्या मिलता है? आपको फायदा मिलता है, हमने 3 टाइप के रिस्क की बात की थी, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें आप क्रेडिट रिस्क इज ऑलवेज कवर्ड बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है और इट इज रेटेड टू बी द मोस्ट सिक्योर लेंडिंग। तो गिल्ड फंड वो हो गया। फिर अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि थोड़े लो रेटेड, लो क्रेडिट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें हाई रिटर्न के लिए, तो उस टाइप के फंड्स को कहते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। तो सपोज जैसे क्रेडिट रिस्क फंड क्या करेगा कि एक मर्चेंट है, मान लीजिए बोतल बनाने वाला मर्चेंट है, उसने कोका कोला को बहुत सारी बॉटल सप्लाई की हैं और उसका 2 करोड़ का बिल है। कोका कोला उसे पैसे देगा 90 दिन बाद और उस मर्चेंट को पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल अपना बढ़ाने के लिए। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा, एक डिस्काउंट लगा के 2 करोड़ की जगह उसको कुछ 1 करोड़ 95 लाख या 1 करोड़ 90 लाख कुछ एक अमाउंट उसको उसी समय दे देगा, और जो कोका कोला से पैसे आने वाले हैं वो खुद लेगा। तो इस टाइप के जो थोड़े से क्रेडिट रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं उसे क्रेडिट रिस्क फंड्स कहते हैं। ये जो चीज हिमांशु ने समझाई इसको बोलते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, आपको जानना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि क्रेडिट रिस्क फंड एज द नेम सजेस्ट, ये फंड मैनेजर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। फिर एक हो गया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एज द नेम सजेस्ट वो बैंक्स और पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं उनके बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करता है। अगेन इनमें करने का फायदा क्या है कि ये आपको क्रेडिट सिक्योरिटी काफी अच्छी देते हैं। एक हो गया आपका डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरी है। डायनेमिक बॉन्ड फंड में क्या होता है, जैसे आपके एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड होते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड में क्या होता है, आपके जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करने की कि कब शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, कब लॉन्ग टर्म बॉन्ड में। तो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड उस फंड मैनेजर का आगे का ओवरव्यू क्या है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं, उस हिसाब से वो चूज करता है कि शॉर्ट में करना है लॉन्ग में करना है। तो इससे हम कहते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो इसमें भी हर एक फंड कैटेगरी में सेबी के गाइडलाइंस होते हैं कि डायनेमिक में आप
कम से कम 35%, नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 30-35% आपको शॉर्ट में ही रखना है। मैक्सिमम 65% एक कैटेगरी में रख सकते हो। तो हर एक फंड टाइप में आप डिफाइन करते हो अपनी बाउंड्रीज, और उसमें द म्यूचुअल फंड कैन प्ले अराउंड। तो डेट फंड्स के रिस्क तो आप जान गए और आप ये भी जान गए कि कितने टाइप के डेट फंड्स होते हैं। अब अगला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हिमांशु अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वो प्रोसेस पूरा करके बताएंगे जिससे कि आप बेस्ट डेट फंड्स तक पहुंच सकते हो। ना सिर्फ ये बताएंगे कि 2020 में आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से बेस्ट डेट फंड्स हैं, बट अगर आप 10 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये तरीका आपके तब भी काम आएगा बेस्ट डेट फंड्स चूज़ करने के लिए। और तैयारी हमेशा होनी चाहिए। अब अगला वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहोगे इन्वेस्ट करना तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड्स की ऐप होनी चाहिए। उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो ज़ीरोधा की कॉइन ऐप, इफ़ एंड ओनली इफ़ आप ज़ीरोधा के ऑलरेडी कस्टमर हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़ीरोधा का अकाउंट यूज़ करते हुए ही आप उसमें भी लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप ज़ीरोधा के कस्टमर नहीं हो तो कॉइन ऐप डाउनलोड मत करना, क्योंकि वहाँ पर फीस है रजिस्ट्रेशन की। और उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो ग्रो ऐप, जो कि फ्री टू यूज़ है। अकाउंट भी 5 मिनट में बन जाएगा और आप तैयार हैं अगला वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जब वो वीडियो पब्लिश होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आई अपोलोजाइज, ये वाला वीडियो पब्लिश करने में थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसीज, बट अगला वीडियो इतना टाइम नहीं लगाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस। बाय। बाय द वे, जागरूक जनता की टी शर्ट अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर सकते हो।